चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और आज का क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन बैंक आपको डेली पढ़ने को मिलेंगे और इसमें जो है 30 क्वेश्चन है। हम आज टेस्ट करेंगे कि आप लोग 30 में कितने क्वेश्चन को बना पाते हैं। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो कृपया क्वेश्चन को देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपका जो है कितना सही हो रहा है इसमें। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन वाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नेम क्या होता है। आपको बताना है एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड है और उसका बताना है कि आयुर्वेदिक नेम क्या होता है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल के विनेगर। ठीक है, आपको बताना है कि इसका आयुर्वेदिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक नेम लिखने से पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे CH3COOH होता है। ठीक है, ठीक है, और ये देखिए इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, कार्बोजाइलिक समूह जुड़ा है ना, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम के अंत में क्या लगाएंगे, ओइक लगाएंगे। क्या जोड़ेंगे जी, ओइक ऐड करेंगे। ठीक है, ओइक। ठीक है, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एसिड। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, एथेनोइक एसिड। ठीक है, ओइक इसमें लगा हुआ है तो पूरा हिंट सबको दे देंगे। दो कार्बन है तो ईच होता है, अब ओइक लगाना है तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन है जी कि कार्बन परमाणु में कह रहा है कि कार्बन अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्बन परमाणु में अनयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कार्बन परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है। एक्चुअली ये थ्योरी आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, कारण क्या है कि ये थ्योरी अनियमित इलेक्ट्रॉन वाला 11th में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो जो लोग 12th वाले लोग देख रहे होंगे उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा, 10th वाले लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, कितना हो गया जी इलेक्ट्रॉन बताइए तो, इसमें 2 और अंतिम में कितना होता है 4। अच्छा बताइए ये अंतिम सेल है। ठीक है, और बताइए इसमें सब सेल क्या है अंतिम, तो 2p है ना जी, यानी कि p आ रहा है। तो इसका डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर p ऑर्बिटल की बात हो रही हो, p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल में जो है 3 गो जो होता है ऑर्बिटल होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 डब्बा होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है। तो बताइए आपके पास क्या है, 2p कितना है जी, 2 है। 2p कितना है, 2 है। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरेंगे वुंस के नियम के अनुसार। ठीक है, एक एक करके भरेंगे तो बताओ ये पेयर है कि अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। ठीक है, तो बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई जी, 2 हो गई। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस तथा, कह रहा है क्वेश्चन कि श्वेत फास्फोरस तथा NaOH के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। देखिए आपके पास है व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का संकेत होता है P4, P4 के रूप में ये पाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस है। कह रहा है कि व्हाइट फास्फोरस को जब NaOH विलयन के साथ रख करके गर्म करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो जब इसके साथ रख के गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद बनता है फॉस्फीन और उसके बाद बनता है NaH2PO2। ठीक है, तो बस आपसे पूछा है कि बताइए क्या बनता है, तो ऑप्शन में कुछ दिखाई दे रहा है, PH3 इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फॉस्फीन है, फॉस्फीन नहीं है, फॉस्फीन। क्या ये, फॉस्फीन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही। क्लियर। अगला क्वेश्चन समझिएगा, गंधक। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ कि गंधक की अपरूपता का कारण क्या है। कह रहा है कि गंधक, गंधक का मतलब क्या होता है जी, सल्फर। सल्फर में अपरूपता, सल्फर है जी, सल्फर में अपरूपता का गुण पाया जा रहा है। अपरूपता पढ़े हैं 10th क्लास में पढ़े होंगे जी। अपरूपता का मतलब होता है कि जब कोई तत्व प्रकृति में भिन्न भिन्न भौतिक गुणों में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं।
और ये घटना क्या कहलाता है? अपरूपता। आप लोग पढ़े होंगे कार्बन का 3 अपरूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो क्वेश्चन पे आइए जी, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गंधक की अपरूपता का कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वह विभिन्न संयोजकता को दर्शाता है, कि इसके परमाणु अनेक प्रकार से जुड़े रहते हैं, कि इसके बहुत कम समभारिक होते हैं, कि इसके अनेक समस्थानिक होते हैं। कह रहा है कि सल्फर जो है, सल्फर में एलोट्रोपिक्स का गुण पाया जाता है, अपरूपता का गुण पाया जाता है। क्यों? तो याद रखिएगा, सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है हमेशा। आपको बताया गया होगा क्लास 10 के में कि सल्फर किस रूप में पाया जाता है जी? एसिड के रूप में पाया जाता है, यानी भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। अपरूपता, अच्छा आपको अपरूपता ये नहीं पढ़ाया गया जी कि जब कोई तत्व प्रकृति में भिन्न भिन्न गुणों के साथ अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? अपरूप कहलाता है। तो कह रहा है कि सल्फर में यानी गंधक में अपरूपता क्यों होता है? क्यों होगा जी? क्योंकि उनके परमाणु अनेक प्रकार से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा जी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? बोर्ड पे ध्यान करिएगा जी सभी लोग। अगला क्वेश्चन, ये थ्योरी हो गया है, आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि एक गैस है जिसका परमाणु भार क्या है? 128 है। कह रहा है कि विसरण की सापेक्ष ऑक्सीजन की तुलना में होगी। कह रहा है कि देखिए एक गैस दिया हुआ है और ये गैस क्या है? गैस क्या है नहीं मालूम है, तो गैस मान लेते हैं क्या है? X है, ठीक है। और एक गैस क्या दिया है? एक गैस दिया है ऑक्सीजन। क्या दिया है जी? ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन किस रूप में होता है? O2 के रूप में होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, ये जो गैस दिया है इसका द्रव्यमान कितना है? 128, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? M2। तो बताइए, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 दूना कितना होगा? 32, ठीक है। इसका हो गया 128 द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान कितना हो गया जी? 100 सॉरी कितना हो गया? सिर्फ 32 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके विसरण जो है, विसरण की दर जो होती है ऑक्सीजन की तुलना में कितना होगा? क्वेश्चन है कि बताइए कि विसरण की सापेक्ष दर ऑक्सीजन की तुलना में कितना होगी, ठीक है। आपको बताना है कि बताइए विसरण का दर कितना होगा। तो देखिए इसका विसरण R1 मान लेते हैं और इसका विसरण क्या मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं। देखिए आप विसरण जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको पढ़ाए थे विसरण का दर जो होता है डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है या द्रव्यमान का होता है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा? M1। क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? M1। तो बताइए अगर R1 हो तो ये M1 हो जाएगा, अगर R2 हो तो क्या हो जाएगा? 1 बाई M2 हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन की तुलना में बताइए उस गैस का विसरण किसके तुलना में? ऑक्सीजन के तुलना में कह रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या है? 2 वाला है ना, यानी R2 बाई R1 निकालना है। क्या निकालना है जी? R2 बाई R1 निकालना है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? देखिए R2 ऊपर है तो नीचे क्या आएगा? M1 और R1 नीचे है तो ऊपर नीचे क्या आएगा? उल्टा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? R2 बाई R1, M2 का मान 128 और M1 का मान कितना है जी? 32 है। कितना बाबू? 32। बताओ कटाई में कितना आएगा? अगर 2 से कटा है तो ये होगा 16 और ये होगा कितना जी? 64। यही होगा जी? 64 का वर्गमूल 8 और 16 का वर्गमूल 4, 4 दूना 8, यानी R2 बाई R1, R2 बाई R1 2/1। अच्छा R2 क्या है? ऑक्सीजन है ना, तो अगर ऑक्सीजन के सापेक्ष निकाले R2 तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे R1, 2 गुणे R1। अगर हम R1 निकाले तो क्या हो जाएगा? R2 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/, वही ना आ रहा जी। हम अगर R1 निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 गुणे क्या हो जाएगा? R। बताइए आधा आधा ना आधा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पानी सबसे अधिक घुलनशील होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये कौन ऐसा एसिड होगा
जो अम्ल में अधिक घुलेगा HBr होगा कि HCl होगा कि HI होगा कि HF होगा? अगर इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आप लोग बताइए क्या होगा, आप लोग लाइव बताइए क्या होगा जी? HCl होगा। बहुत सुंदर जवाब बताया है, जो बहुत गलत है। देखिएगा, कोई भी चीज पानी में तब घुलता है ना जब उसके पास फोन हो। क्या हो? फोन हो प्लस हेडफोन हो। याद रखिएगा, पानी में घुलने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? फोन होना चाहिए और हेडफोन होना चाहिए। हेडफोन का मतलब H एटम और फोन का मतलब होता है F फॉर फ्लोरीन, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, वो जल में घुलेगा। हो गया ठीक। ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो या फिर नाइट्रोजन हो और क्या हो, मतलब अगर ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा तो ये जल में घुलेगा। देखिए, इसके पास फोन नहीं है, हेडफोन है लेकिन फोन नहीं है। फोन का मतलब होता है ये उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है जी, ठीक है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर इसमें से कोई होगा, याद रखिएगा, जल में वही एटम वही अणु घुल सकते हैं जिसके पास फोन हो और प्लस क्या हो, हेडफोन हो। हेडफोन बोले तो हाइड्रोजन, हेड बने हाइड्रोजन, और फोन बोले तो वो वाला फोन नहीं है, पीएच वाला नहीं है, FON वाला है, ठीक है? एफ बोले तो फ्लोरीन, ओ बोले तो ऑक्सीजन और एन बोले तो नाइट्रोजन। तो बताइए क्या इसमें फोन है? हेडफोन है लेकिन फोन नहीं है। इसमें बताओ, तुम्हें बता रहा था कि ये भूलेगा, तो देखो इसमें हेडफोन है लेकिन फोन नहीं है, ये भी गलती है। हेउ में हेड है लेकिन फोन, बात होने के लिए फोन और हेडफोन दोनों चाहिए, तब अंदर से बात सुनाएगा बाबू, ठीक है? तो बताइए क्या चाहिए जी? क्या चाहिए? HF। अगर HF होगा तो जल में घुलेगा, अदरवाइज जल में नहीं घुलेगा। तो जल में घुलने के लिए क्या चाहिए? फोन प्लस। याद रखिएगा, कोई भी अणु, तो इसका आंसर क्या होगा जी? D होगा। यहाँ पे एक त्रिभुज समझिएगा, ठीक है? जब भी आपको पूछे कि बताइए किसका गलनांक अधिक होगा, MPBP अधिक होगा, ठीक है? MPBP अधिक होगा, ठीक है? कौन मजबूत होगा? तो याद रखिएगा, इन सारे कंपाउंड में वही मजबूत होता है या MPBP होता है जिसमें H बॉन्ड होता है या जल में घुलनशील होगा। जल में याद रखिएगा, पूछेगा कि बताइए फलाना का MPBP अधिक है, तो क्यों अधिक है? H बॉन्ड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? H बॉन्ड बना रहा। पूछेगा कि ये फलाना से मजबूत है, क्यों मजबूत है? क्योंकि ये क्या बना रहा होगा? H बॉन्ड बना रहा होगा। अगर फलाना जल में घुलनशील होगा, तो जल में क्यों घुलनशील होगा? क्योंकि वह H बॉन्ड बना रहा होगा। और H बॉन्ड बनाने का कंडीशन क्या है? H बॉन्ड बनाने का कंडीशन है फोन प्लस, समझ रहे ना? फोन प्लस हेडफोन होना चाहिए, तब जाके ही होगा। तो बताइए, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। पूछेगा किसका MPBP अधिक होगा, चारों कंपाउंड दे देगा, पूछेगा बताओ किसका होगा, हम देख लेंगे H बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जो बना, अच्छा कैसे मालूम चलेगा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है? अगर ये शर्त को फुलफिल करेगा तो H बॉन्ड का निर्माण करेगा, नहीं तो H बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा जी, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक, ये आपके क्वेश्चन क्लास 10 से मिलता जुलता होगा या फिर क्लास 12 से मिलता जुलता है, ठीक है? क्योंकि 12th में ये पढ़ना है और 10th में ही पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक माने, ए लड़की, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ तत्वों के गुणों के आवर्तितता का कारण क्या होता है? ये पढ़ रहा है, आपको हम पढ़ाए थे ना मोसले का नियम। मोसले का नियम में पढ़ाए थे कि एक मैजिक नंबर पाया जाता है, 2 8 8 18 18 18 18 32 का एक मैजिक नंबर पाया जाता है, ठीक है? और इस मैजिक नंबर के कारण ही तत्वों के गुणों में क्या होता है? आवर्तितता होता है, ठीक है? यानी कि तत्वों का गुण जो होता है उसी के अनुसार फुलफिल करता है। जैसे देखो, अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 क्या है? ठीक है, ग्रुप 1 क्या है जी? तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, वगैरह वगैरह है, ठीक है? तो इसमें किसका जो है इसी को अंतर पाया जाता है, 2 8 8 18 18 18 18 32 का अंतर पाया जाता है, ठीक है?
ये इसी के कारण से इसके गुणों में आवर्तितता होता है, ठीक है। यानी कि एक खास पैटर्न के बाद अपने समान गुण वाले तत्वों की क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है, ठीक है, रिप्लेशन करती है। तो क्यों होता है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तितता के कारण, कि तत्वों के परमाणु भार में आवर्तितता के कारण, कि तत्वों के परमाणु आयतन में आवर्तितता के कारण, कि तत्वों के परमाणु क्रमांक में आवर्तितता के कारण। तो याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ तत्वों वृद्धि होती है, ये किसके कारण से आती है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तितता के कारण होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन सबसे अधिक ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है? देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मतलब बात हो रही है, किसकी बात हो रही है जी? 17 की बात हो रही है। ग्रुप 17 में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एक एटी भी होता है लेकिन उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें रेडियोएक्टिव का गुण पाया जाता है। तो क्या क्या होगा जी? फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। तो कह रहा बताओ किसमें, इन चारों में किसमें प्रबल ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है? बताइए किसमें ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्रुप 17 में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीकारक गुण घटता है। क्या होता है जी? ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्सीडाइजिंग जो कैरेक्टर है ना, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है? घटता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑफ हो जाएगा, यानी फ्लोरीन, ठीक है। याद रखिएगा, ये कौन की अगर बात करेगा, अगर ऐसा दिया हो तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, इधर से इधर आएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। बड़े भी है कि ऑक्सीजन प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आप समझ जाएगा। क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा रासायनिक है? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा इसमें अभिक्रिया है जो किसका पालन कर रहा है जी? ऊष्मा रासायनिक का पालन कर रहा है, ठीक है। पहला क्या है जी? CaCO3 गर्म कर रहे हैं तो CaO प्लस CO2 बन रहा है। तो एक यहाँ पे ताप है और एक यहाँ पे ताप, एकदम मुद्दे की बात कर रहे हैं। इसमें टेम्परेचर दिया ही नहीं, हाँ इसमें भी दिया है, किलो कैलोरी दिया है ना। टेम्परेचर इसमें भी दिया है, टेम्परेचर यहाँ पे एनर्जी के टेम्परेचर का रूप है और यहाँ पे दिया है। आपको बताना है कि बताइए ऊष्मा रासायनिक समीकरण का कौन उदाहरण है? बताइए क्या होगा आपका आंसर, बताइए। बताइए देखिए ऊष्मा रासायनिक का मतलब है यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से। कौन सी अभिक्रिया से? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से। चलिए इसको और आसान कर दिए। अब बताओ क्या, बताओ इनमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए टेम्परेचर दिया जा रहा है। इसमें भी देखो, इसको शुरू करने के लिए टेम्परेचर दिया जा रहा है। कोक है, ये CO2 है, इसको गर्म करना है तो ये CO2 बन रहा है। इक्वेशन ही गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें ताप दिया जा रहा था, इसमें भी दिया जा रहा था, लेकिन ये अभिक्रिया हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, यानी कि उधर तो ऊष्मा निकला है, ठीक है, निकला है तो माइनस और इधर आया तो प्लस, यानी कि ये अभिक्रिया ऊष्मा। अच्छा क्वेश्चन था, तुमको लगता होगा कि 10 में ही पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दिया, ठीक है। ऐसे भी तुम देख के देखो, ये तो अलग है, था तो खत्म हो गया, ये दोनों एक ही टाइप का, तो दो तो ऑप्शन होगा नहीं। ये गलती है तो सही क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में, 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम सल्फर और 4 ग्राम ऑक्सीजन, कि 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल गंधक परमाणु,
कि 4 मोल ऑक्सीजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। ठीक, सी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन प्रत्येक के 2 मोल, प्रत्येक के 2 मोल। और चौथा दिया है हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन प्रत्येक का 1-1 मोल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जी, क्या होगा आंसर, बताइए आंसर क्या होगा जी। तो देखिए पहले तो तुम क्वेश्चन समझो, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है जी, H2SO, H2SO4। अच्छा बताओ ये 1 मोल है, देखो 1 मोल का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है। ऑप्शन में दिया है कि, ठीक है, पहला में दिया है। अच्छा इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले किससे बना है देखो, तो 2 गो हाइड्रोजन, 1 गो सल्फर है और 4 गो है ना। तो बताओ तो जो संख्या रहेगा वही उसका मोल हो गया, समझ में आ रहा। तो बताओ तो ये पहला कहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, चलो सही मान लेते हैं इसको, 1 ग्राम सल्फर और 4 ग्राम ऑक्सीजन। ग्राम में दिया है। दूसरा देखो 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल गंधक परमाणु और 4 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। कितना ग्राम जी, 4 ग्राम। समझिएगा क्या, समझिए यहाँ पे तो 2 मोल है, कितना मोल है जी, 2 मोल है। और सल्फर भी कितना मोल है, 1 मोल है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए सबसे बड़ी बात ये है, देखो यहाँ पे दिया है 4O, 4O ना, लेकिन ऑक्सीजन O के रूप में नहीं रहता, ऑक्सीजन O प्लस O O2 के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मोल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना ग्राम हो जाएगा बताइए तो, 4 ग्राम हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है क्या सही हो जाएगा, बी। या फिर एक और तरीका समझने का, ये 2 मोल है और ये कितना मोल है, 1 मोल है। ठीक है, और बताओ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बन रहा है, चलो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विभिन्न परिस्थितियों में ऑक्सीकारक, अपचायक तथा सम्मिश्रण बढ़ने का गुण रखता है। कौन ऐसा अम्ल है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, ठीक है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ऑक्सीकारक का गुण व्यवहार रखता हो, दोनों का बीच में कैरेक्टर पाया जाता हो। कौन है, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है कि HNO3 है। इसका आंसर क्या होगा, H2SO4। ठीक है, इसमें ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक ये तो आप जानते ही हैं, और ये अपचायक का भी काम करता है। ठीक है, दोनों का सब मिश्रण भी होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, ये शायद आप लोग बता दें। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। कह रहा है कि बताइए वह कौन ऐसा तत्व होगा जो सबसे अधिक क्या होगा, ऋण विद्युत तत्व होगा। यानी ऋण विद्युत तत्व का मतलब क्या है कि अधातु का होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा ग्रुप होगा, तो पहले देख लो और एक बार बात जान लो। ग्रुप 17 की बात करें ना, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है। कौन, ग्रुप 17। सबसे अधिक कौन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और ठीक, तो देखो इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर कितना, 4। 3 क्लास में पढ़ाए होंगे कि जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हो तो ग्रुप आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप देखिएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा ब्लॉक में गया है, तो कौन सा ब्लॉक में गया है, पी में। तो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 + 4 और प्लस क्या होगा 10। 10 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 16। इसमें देखो जी 10 ऐड करेंगे और 2 + 3 कितना होगा, 15। ये देखो पी ब्लॉक में जाएगा ना, पी ब्लॉक में जैसे ही इंटर करता है 10 ऐड करते हैं। ठीक है, और 2 + कितना 5 कितना हो जाएगा, 17। और ये देखो 10 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 14। तो बताओ, आपको हम बता दिए हिंट्स में कि सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन होता है, ग्रुप 17 का होता है। तो बताइए कौन 17 आ रहा है जी, ये
ऐसे भी अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जस्ट इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में ये सब बताएंगे कि पी ब्लॉक होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो आगे आपको पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। ग्रुप निकालना पता है तो 12th में पढ़ना है, 12th नहीं है लेना। कह रहा है कि पदार्थ के अक्षीकारक में होता है, क्या होता है अक्षीकारक में, इसका जवाब तुम लोग देगा क्योंकि ये 10th में पढ़ कर आए हो। कह रहा है कि पदार्थ के ऑक्सीकारक में होता है पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का ग्रहण करना, कि पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, कि पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का त्याग करना, कि पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। बताओ आंसर क्या होगा। ये अभी जो नया वाला 10th का है ना ये बता देगा क्योंकि ये बताया हुआ है उन लोगों का। बताइए तलाक, हाँ देखिएगा अक्षीकारक का मतलब क्या होता है, अक्षीकारक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कोई एक धातु है, अभी 12th में भी चल रहा था चैप्टर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा रहे थे उसमें था। देखिए ये धातु है अपना, ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया बना लिया Na, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिया ना, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन। और भी एक समझने का तरीका है, यहाँ पे परमाणु संख्या 0 है, इसका ऑक्सीडेशन 0 है और यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे जिंक की देखो, जिंक 0 है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बना लेगा, Zn+2, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन उधर से दे रहा था तो इधर क्या हो गया प्लस। तो बताओ, तो जहां पे ये प्लस दिखाई देगा, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बताइए ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है कि दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मॉडल पेपर लिखा गया है लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग निश्चित होकर के इस सेट को आप लोग बनाइए और अपने आप को जज करिए कि आप 30 में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूशन का अगर रेशियो अगर कम से कम 15 या 20 रहता तो समझिए कि आपका तैयारी सही है। अगर 15 से कम रहता तो समझिए कि तैयारी जो होता है बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है, ठीक है। 15 तो कम से कम होना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि इसमें 15 होगा, बाकी सब में 15 करते हैं तो 45-50 के बीच आपका मामला सेट हो जाता है। लेकिन अगर इससे कम होगा ना तो फिर मामला गलत है, तब बड़ा दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन है कि शीशे पर खुदाई का कार्य हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिलिका घोलने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। कह रहा है कि शीशे पर जब खुदाई करना होता है तो कह रहा है कि बताइए किस प्रकार का अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। H3PO4 का उपयोग किया जाता है कि HCl का किया जाता है कि HF का किया जाता है कि HNO3 का किया जाता है। तो याद रखिएगा शीशे पर जब खुदाई करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। किसका प्रयोग करते हैं जी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ये 12th के एग्जाम में पूछा गया है जी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही शानदार है और पॉलिटेक्निक में भी पूछा है। इसका जवाब आप लोग बताएंगे। एक्चुअली 10th में नहीं पढ़ना रहता, 10th भी मेरे आता भी है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण वहाँ पे आदमी स्किप कर जाता है, नहीं बताता है, ठीक है। 12th में उसको बहुत अच्छे से बताया जाता है। कह रहा है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइड का विद्युत अपघटन, बॉक्साइड का, देखिए एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड अयस्क से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइड का। बॉक्साइड का फार्मूला भी आपको मालूम होगा, Al2O3 × 2H2O। बहुत ही शानदार इसका जो होता है प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। देखिए बड़ा इत्तेफाक है कि देखिए एल्युमिनियम जो है ना धरती पर आप जानते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाना धातु कौन है, एल्युमिनियम। लेकिन ये लोहा से भी महंगा, लोहा से पहले तो ये चांदी से भी महंगा हुआ करता था। क्यों, क्योंकि जो इसका बनाने का प्रोसेस है ना वो बड़ा ही जो है कॉस्टली होता है, इसलिए ये महंगा है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन ऐसा धातु है जो धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन है। क्वेश्चन पे आते हैं जी, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, किसके निष्कर्षण में, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइड का विद्युत अपघटन क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फार्मूला याद रखिएगा Na3Al(F6), फार्मूला याद रहेगा Na3Al(F6). आप लोग को फार्मूला का चार्ट भी हम
बहुत जल्दी आपको उपलब्ध कराएंगे, या फिर पहले का दिया भी गया होगा बक्साइड वाले में, कोर्स का दिया ना, ठीक है। तो मिला करके कह रहा है कि क्रायोलाइट को क्यों मिलाकर किया जाता है। कह रहा है कि जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं तो बक्साइड के विद्युत अपघटन में कह रहा है कि बक्साइड के साथ क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, क्योंकि यह एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है एल्युमिनियम के गलनांक को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह एक प्रबल अपचाय की तरह कार्य करता है कि एल्युमिनियम के गलनांक को कम करने के लिए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। याद रखिएगा एल्युमिनियम को बनाना इसलिए कठिन हो जाता है ना, क्योंकि ये काफी हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है, ठीक है। जब इसके साथ हम लोग क्रायोलाइट मिला देते हैं तो क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, कम कर देता है। अब बताओ कौन सा आंसर होगा, डी होगा। याद रखिएगा, देखिए बक्साइड, देखिए बक्साइड को हम लोग जब हीट करते हैं तो वहां से एल्यूमिना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिना Al2O3। क्या होता है, Al2O3। इसके साथ याद रखिएगा क्या मिलाया जाता है, क्रायोलाइट मिलाया जाता है, Na3F6 मिलाया जाता है, और इसके साथ एक और चीज मिलाया जाता है, फ्लोएस्टर मिलाया जाता है। 1:3 शायद एक होता है, ठीक है। अनुपात से कोई मतलब ये आपको बताया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए आप याद रखिएगा एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट को ही नहीं मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, फ्लोएस्टर को भी मिलाते हैं, CaF2 को भी मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसकी चालकता को बढ़ा देता है। जब ये आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, बहुत डीप पढ़ाएंगे, वहां पे अभी फिलहाल समझिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से प्राकृतिक सिल्क रेशम है। कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से प्राकृतिक सिल्क रेशम कौन है, ठीक है। नेचुरल आपसे पूछ रहा है कि सिल्क रेशम कौन है, पॉलिएस्टर है, प्रोटीन बहुलक है, कि पॉलीएमाइड है, कि कार्बोहाइड्रेट बहुलक है। आपको बताना है कि निम्न में से प्राकृतिक रूप से कौन पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए ये रबर, ये देखिए ये सिल्क है लेकिन ये संश्लेषित है, ठीक है। ये दोनों क्या, देखिए ये संश्लेषित है, संश्लेषित है, और ये है प्रोटीन बहुलक, ये नहीं होगा। पॉलीएमाइड ये भी संश्लेषित है, ठीक है, संश्लेषित रेशम है ये, सिर्फ ऐसे। और ये है कार्बोहाइड्रेट बहुलक, तो प्राकृतिक रूप से कौन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट। 12th में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में गालक, ठीक है, गालक के साथ बना यौगिक क्या होता है। कह रहा है कि जब गालक बनता है उसके साथ और कौन यौगिक बनता है, अपचारक है कि अशुद्ध धातु है कि धातु में है कि शुद्ध धातु, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि धातुओं के निष्कर्षण में गालक के साथ बना यौगिक कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए गालक के साथ कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा गालक जब बनता है उसके साथ क्या बनता है, धातु बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्निशामक। कह रहा है कि अग्निशामकों में कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको बताए थे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग के समय क्या होता है। कह रहा है कि अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग हम लोग करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है कि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन वायु की उपलब्धता की समाप्ति कर देता है, कि जलने वाली वस्तुओं के ज्वलन ताप में वृद्धि कर देता है, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड स्वयं एक जलन है, कि जलने वाली वस्तु के ज्वलन ताप कम कर देता है। बताइए क्या आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग आग बुझाने में करते हैं। क्या बुझाने में करते हैं जी, आग बुझाने में करते हैं। तो बताइए कि क्या परिस्थिति बनता होगा कि आग बुझ जाता होगा। तो देखिए ऑक्सीजन, देखिए सबसे बड़ा दुश्मन इसका क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेयर खत्म हो जाएगा तो आसानी से आग बुझ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ए, ऑक्सीजन की समाप्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ए होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 1 बिलियन में, 1 बिलियन जिसमें 0.1 m
हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति कितना दिया है, कितना दिया है जी, कितना दिया है, 0.1 दिया है। तो कह रहा है कि बताइए इसका पीएच मान क्या होगा। बन जाएगा ये आप लोगों से, बताइए बन जाएगा। देखिए आपको पीएच वैल्यू निकालने के लिए बताए थे कि पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस, क्या होता है जी, माइनस लॉग एच प्लस। तो ये क्या दिया है, एम को बताया था कि सांद्रण कहते हैं कंसंट्रेशन। तो बताइए हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कितना दिया है, 0.1। कितना दिया है जी, 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। 0.1 दिया है तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, 10 के पावर माइनस 1 लिख देते हैं, क्योंकि 10 के पावर माइनस 1 को हम लोग कहते हैं, फिर भाग देंगे तो कहीं आ जाएगा 0.1। वो लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब बताओ पीएच निकालना है तो क्या होगा, माइनस लॉग एच प्लस, होगा नहीं होगा, होगा ना। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका भी कहानी है स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है, लेकिन फिलहाल समझिएगा। लॉग ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस हो जाएगा। तो बताइए तो माइनस कूदेगा इधर, तो माइनस पहले से है और ये आ गया -1 और ये हो गया लॉग 10। हुआ कि नहीं हुआ जी, बताइए। माइनस माइनस गुणा करेंगे तो +1 हो गया और लॉग 10 का मान कितना होता है, आपको पढ़ाया है ना जी, log 10 का मान होता है कितना, 1। पीएच स्केल में पढ़ाया था ये 1। तो बताइए इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 1। तो बताओ 1 होगा तो एसिड होगा कि बेस होगा, एसिड होगा। लेकिन नेचर नहीं पूछा है, आपसे पूछा पीएच वैल्यू। तो बताओ पीएच वैल्यू क्या होगा जी, 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, देख लो कैसे बनाए, आ रही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल में क्वेश्चन है कि पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड मिलाने का कारण होता है। देखिएगा पेट्रोल में ना शीशा मिला होता है, क्या मिला होता है जी, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है शीशा। तो कह रहा है कि बताइए कि ये यहाँ पे टेट्रा एथिल लेड क्यों मिलाते हैं। ऑप्शन दिया है पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए, कि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर घटाने के लिए, इंजन का स्नेहक के लिए, कि इंजन का स्फोटक बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिएगा आगे चल के आपको एक थ्योरी पढ़ना है, माने इसके बारे में जानना है, ऑक्टेन नंबर के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ, ठीक है। फिलहाल अभी इसमें हम डीप चर्चा नहीं करेंगे, अभी फिलहाल नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि ऑक्टेन नंबर होता क्या है, ठीक है। ये गाड़ी के लिए और पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसको मिलाने के कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको मिलाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हैबर विधि द्वारा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, 12th का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गेस क्वेश्चन में आता है हैबर विधि, ठीक है। कह रहा कि बताओ हैबर विधि द्वारा, लेकिन 12th वाला बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एकदम अंदर का बात पूछा हुआ, ठीक है। कह रहा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण के लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या है। कह रहा है कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है, उसके लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या है बताइए, ठीक है। हैबर विधि द्वारा देखो बनता कैसे, नाइट्रोजन होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जब इसको उच्च ताप दाब पर जब गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर आता है, कम से कम 200 एटीएम दाब रहता है, तब जाके बनता है क्या, NH3। उत्प्रेरक बड़ा फेमस है इसमें का, ठीक है। कौन सा, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है, तो कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए, और कमेंट में नहीं, इसको याद भी रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में, ठीक है। देखिए हैबर विधि हो गया, कंटेक्ट प्रोसेस हो गया, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ओसवाल्ड प्रोसेस हो गया, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो कह रहा कि बताइए जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब इस विधि को क्या कहते हैं, हैबर विधि कहते हैं। तो ये किस परिस्थिति में होता है, ताप एवं दाब दोनों कम होने पर, कम दाब अधिक ताप होने पर, कि ताप एवं दाब दोनों अधिक होने पे, कि कम ताप तथा दाब अधिक होने पे। तो यहाँ पे लिखे ही है, देख रहे हैं 200 एटीएम दाब लिखे हैं, एटीएम का मतलब होता है किससे, दाब से। तो दाब याद रखिएगा उच्च होता है और ताप क्या होता है, निम्न होता है, और ये उष्माक्षेपीय ताप जो है निम्न होता है।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला देखिए, आइए गया संपर्क विधि, अभी बोल ही रहे, ठीक है। तीन विधि बड़ा फेमस है ट्वेल्थ का। एक है हैबर विधि, जो अभी नाम सुने थे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है संपर्क विधि, संपर्क विधि, और एक है जो है ओसवाल्ड विधि, ओसवाल्ड विधि, ठीक है। ये तीनों विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है, संपर्क विधि से गंधक अम्ल का निर्माण किया जाता है, यानी H2SO4 का निर्माण किया जाता है, और ओसवाल्ड प्रोसेस द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? HNO3 का निर्माण किया जाता है, ये नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। याद रहेगा, इसको आप लोगों को क्या करना है जी? याद कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में आने से त्वचा पीली पड़ जाती है। सही बात है जी। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है कि नहीं है जी? तो H2SO4 की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी फॉर्मूला क्या होगा? HNO3 होगा। बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या होगा? HNO3 होगा। क्लियर? तो बताओ ये कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं इसको बनाने? ओसवाल्ड विधि का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं जी? ओसवाल्ड विधि का। तो कह रहा है कि बताओ, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल जब शरीर जाती है, पीली पड़ जाती है, क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन दिया प्रोटीन, जेनेथ्रोप्रोटीन्स के परिवर्तित हो जाती है, पढ़ लेना जी, फलाना हो जाता है। ये आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बायो से मिक्स कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जब ये तुमसे बन जाएगा, देना पड़ेगा, जब तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? बताओ, बता दोगे? SO2 की ऑक्सीजन, की SO3 के हाइड्रोजन। बताओ क्या होगा? तो देखो, तांबा क्या है? धातु है। क्या है जी? धातु है। और H2SO4 क्या है? अम्ल है। आपको पढ़ाया है जी कि जब भी मेटल, ठीक है, एसिड से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा जी? एसिड से अभिक्रिया करेगा तो साल्ट बनाएगा, और अपना साल्ट बनाएगा, और साल्ट के साथ क्या उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन गैस, यानी कि क्या होगा जी? CuSO4 प्लस हाइड्रोजन। बोलिए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्वेश्चन तुमको पूरा पूरी समझ में आया होगा हमारे लिखने के बाद, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। परगलन, देखिए परगलन को ना एस्मेल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एस्मेल्टिंग। पढ़े हो एस्मेल्टिंग? एस्मेल्टिंग कब होता है? जब धातु प्राप्त कर जाता है तब होता है प्रक्रिया, ठीक है। कह रहा है कि परगलन में रासायनिक क्रिया होती है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन एकदम डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। जिसको पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस याद होगा ना, कि मेटलर्जी में क्या होता है, पहले हम लोग करते हैं क्या? क्रशिंग ऑफ ओर करते हैं, ठीक है। क्रशिंग ऑफ ओर करने के बाद क्या करते हैं बताओ? क्रशिंग ऑफ ओर करते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन के बाद क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। ये चार चीज होने के बाद क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है। जब ये चार प्रोसेस करते हैं ना, उसी दौरान एक और प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बीच में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्या? स्मेल्टिंग। तो कह रहा है कि बताओ स्मेल्टिंग कब होता है, ठीक है। बी। तो कह रहा है कि गलन, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर अपचयन, ऑप्शन सी परिष्करण, और ये उपचयन। देखिए इसको, ये गलन है, कह रहा है कि मेल्ट होगा। अपचयन का मतलब रिडक्शन होगा, कि परिष्करण होगा, कि ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है जी? रिडक्शन। ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया में, क्वेश्चन है जी कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया में विद्युत लेपन की जाने वाली वस्तु का कार्य करती है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत लेपन की जब प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? विद्युत लेपन होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। जब किसी धातु पर किसी अन्य धातु के परत को चढ़ाते हैं, जैसे तुम लोग गैल्वेनाइजेशन पढ़ा होगा, जस्टिकरण, वैसे माने ये अलग प्रक्रिया है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। लेकिन इसका काम होता है वस्तु पर संचालन से बचाना, ठीक है। तो कह रहा है कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया में विद्युत लेपन की जाने वाली वस्तु कार्य करती है विद्युत अपघट्य का, कि एनोड का, कि उत्प्रेरक का, कि कैथोड का।
आपको बताना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब किया जाता है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान विद्युत लेपन की जाने वाली जो वस्तु होती है वो किसका कार्य करती है, ठीक है। विद्युत अपव्यय क्या करती है, कि एनोड क्या करती है, कि उत्प्रेरक क्या करती है, कि कैथोड क्या करती है। अगर इसका जवाब आप लोग जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दिया जा, ठीक है। ये किसका कार्य करेगा जी, कैथोड का कार्य करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये जो क्वेश्चन है तो कहाँ पढ़े हैं, तो आपको हम पढ़ाए थे गैसियस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वही का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक गैस 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 27 mg दाब पर इतना ml आयतन घेरती है। टेम्परेचर कितना हो रहा है, 25 डिग्री, ठीक है। कितना आयतन घेर रही है जी, इतना दाब होने पर आयतन कितना घेर रही है, इतना घेर रही है। कह रहा है कि समान ताप पर यदि दाब को तक बढ़ाया जाए तो बताइए आयतन क्या होगा। पहले तो तुम ये बताओ कि इसमें टेम्परेचर कितना है। कंडीशन 1 में टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री, और कंडीशन 2 में टेम्परेचर कितना है, समान है यानी 25 डिग्री है। तुम ये बताओ पहले कि ये नियम कौन सा है, कौन से नियम में ताप नियत होता है और दाब और आयतन में संबंध होता है, कौन सा नियम है, पढ़े थे ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कौन सा नियम होगा, यस। पहले तो सबसे पहले एग्जाम में ये है बॉयल्स लॉ, कौन सा है जी, बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ। तो अब बताओ ताप और दाब के बीच संबंध क्या होता है, P1 V1 P2, यही ना होता है जी, P1 V1 P2 V2। बताओ P1 कितना है, 70 mmHg है, ठीक है। mmHg दाब का मात्रक है जी, ठीक है, mmHg, ठीक है। और बताओ आयतन कितना है, 200 ml, कितना है जी। अब कह रहा है कि दाब कितना कर दे, 1000 कर दे, कितना कर दे जी, 1000 कर दे। तो कह रहा कि आयतन कितना होगा, क्या बताओ तुमसे, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सब तब बन पाएगा ना आपसे जब आपको थ्योरी पे पूरा कमांड हो, और ये थ्योरी पे कमांड तब होता है ना जब आप थ्योरी को बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ा दिए उसको देख लिए आप सो गए, तो इससे आपका एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है। देखिए ये मॉडल सेट जो है ना, ये आईना है जो आप एग्जाम का आईना दिखाएगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेहद एकदम प्रैक्टिस सेट करना एकदम जरूरी है। अगर चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए ना, तो प्रैक्टिस सेट करना एकदम आवश्यक है जी। तो बताओ जी क्या होगा, हल हो जाएगा, क्या होगा। तो देखो इसको हल करेंगे कैसे जी, इसको हल करेंगे, ये आपका फॉर्मूला है ना। तो बताओ आपको क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, P1 V1 बट्टा क्या हो जाएगा, P2 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बताओ तो V2 इक्वल टू क्या होगा बाबू, P1, P1 कितना है, 70, बोलो जी 70 है। अब V1 कितना है, 200, और ये कितना कह रहा करने के लिए, 1000। तो बताओ 200 में 1000 का भाग लगाएंगे कितना, 5, और 5 से कटाओगे तो 5 अकाउंट, 5 2 हुआ, 5 चौका, तो V2 कितना हो जाएगा, 14 ml। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 140 दिया है, जीरो कहीं छूट रहा है, हम लोग उसमें 500 था। अच्छा तो 0 से 0 कटे 5 ना आएगा, तो 14 × 70 में होता है। इसका ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे इधर होगा, या फिर क्वेश्चन में एक और 0 बढ़ाएगा, एक इधर 0 बढ़ाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ नहीं बढ़ाएगा, कहाँ बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में, क्वेश्चन है ये तुम लोग बनाने का प्रयास करो। रासायनिक समीकरण में एसेंशियल, देखो अभिक्रिया दिया है SnCl2, क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है और बन जा रहा है क्या जी, एसेंशियल। थोड़ा और आपको हम हिंट्स दे देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसका हो जाएगा +2, और यहाँ पे देखो क्लोरीन का 1 है, इसका हो जाएगा +4। एसएन का मतलब 3 होता है।
तो कह रहा है कि बताओ SnCl2 ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है कि क्लोरीन ऑक्सीकारक का काम कर रहा है कि क्लोरीन अवकारक का काम कर रहा है कि क्लोरीन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का काम कर रहा है? बताओ, आंसर बताओ क्या होगा, बताइए जी क्या होगा। देखो बताओगे, नहीं बताओगे, कॉम्प्यूटर तुमने पढ़ा करो पहले। देखो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ठीक है। अवकारक का मतलब क्या होता है? अवकारक का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कम। एक ये बात याद रखिएगा, जिसमें अवकारक होता है वो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है जी? ऑक्सीकारक। इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए कंफ्यूजिंग होता है। और जिसमें ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ क्या होता है? अवकारक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवकरण नहीं पूछा है, पदार्थ के बारे में पूछा है। तो हम देखेंगे किसमें अवकरण हो रहा है। अवकरण का मतलब ऑक्सीडेशन है कमी, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। देखो यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है, दूसरे से 4 हो गया, तो Sn जो है बताओ इसमें क्या होगा? ये क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, यानी पदार्थ क्या होगा? अवकारक होगा। और यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है? तो क्लोरीन देखो 0 से कितना हो जा रहा है? माइनस। देख रहे हो यहाँ पे कितना हो जा रहा है? माइनस 1 हो जा रहा है, यानी इसका घट रहा है। तो यानी कि अवकारक ये पदार्थ क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। और ऐसे भी अधातु ऑक्सीकारक कहीं काम करता है तो Cl2 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम, अब ये न्यूमेरिकल है बनाने वाला है जी। कह रहा है कि 5 ग्राम चूना पत्थर को अपघटित किसी सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। कह रहा है कितने सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी? ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि चूना पत्थर है, चूना पत्थर बोले तो CaCO3 है। कह रहा है कि इसको अपघटित करने के लिए कितना सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी? ये है H2SO, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे तो बनेगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO। तो कह रहा है कि बताइए 5 ग्राम चूना पत्थर को, कितना ग्राम दिया हुआ है जी? 5 ग्राम चूना पत्थर को अपघटित करने के लिए कितना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता है? ये कह रहा है कि कितना ग्राम लगेगा, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। बनाएंगे कैसे इसको समझिएगा। देखो पहले इसका मोलर मास निकालेंगे, तो इसका मोलर मास कैल्शियम का होता है 100 ग्राम। कितना होता है? 100 ग्राम प्रति मोल होता है, क्योंकि कैल्शियम का होता है 40 से इसका होता है 12, इसमें भी 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 98 आएगा। कितना आएगा जी? 98। देखो जब ये 100 ग्राम CaCO3 हो रहा है तो H2SO4 कितना लग रहा है जी? कितना लग रहा है? 98। तो जब ये 98 ग्राम H2SO4 लग रहा है, तो जब ये 1 ग्राम होता तो कितना? 98/100, तो ये 5 ग्राम होगा तो कितना आएगा? तो 98/100 गुणे कितना? 5, कटाओ 20 बचे 100, कितना होगा ना? 2 से कटाओ 10, और 2 से कटाओ 49, यानी कि 10 हो गया नीचे, कितना हो जाएगा? 4.9, यानी कितने ग्राम आवश्यकता होगा? 4.9 ग्राम की आवश्यकता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए पृथ्वी पर क्वेश्चन है जी कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला कि कौन सा यूरेनियम धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनाइट और यूरेनियम 236। याद रखिएगा यूरेनियम जो है प्रकृति में 2 रूप में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है? यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था, पिछले जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि बताओ परमाणु बम बनाने के लिए किस यूरेनियम का यूज किया जाता है? 35 का कि 38 का? तो देखिए परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। दोनों यूरेनियम ही है,
लेकिन याद रखिएगा ये धरती पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कितने मात्रा में पाया जाता है जी? बहुत कम मात्रा में। जो सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है क्या है? और ये बम बनाने में काम नहीं आता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी पर जो सबसे, इसीलिए बाबू यूरेनियम जो है ना दुर्लभ धातु है, बहुत महंगा है। सोना चांदी हीरा जवाहरात से भी महंगा है कौन? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम इतना खतरनाक होता है कि आप अगर एनर्जी इससे प्राप्त करना है तो देखिए आजकल जितना भी एनर्जी मिलता है ना, हमारे इंडिया में भी जो होता है बहुत सारे पावर प्लांट बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट इसको बोलते हैं, और इसी से एनर्जी प्राप्त किया जाता है ना। तो बताओ कोयला धरती पर कब ले रहेगा? कोयला बहुत, अगर कोयला से हम लोग एनर्जी प्राप्त करेंगे तो एक तो है प्रदूषण उससे होगा और बहुत उसका लागत ज्यादा होता है। तो बताइए यूरेनियम कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है? यूरेनियम 238 पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए, इनको कुछ नहीं दिया क्या, ग्राम सोडियम क्लोराइड को 192 मिलीलीटर जल में घुलाने पर बिलियन की मोलारिटी क्या होगी? कुछ क्वेश्चन में दिया होना चाहिए ना जी, क्या दिया है? कुछ दिया है कि नहीं? बीस 20.4 कितना होगा जी? 20.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 192 ग्राम जल में घुलाने पर बने बिलियन की मोलारिटी क्या हो? क्या है आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। कैसे बनेगा ये आपको बता देते हैं। मोलारिटी पढ़े हो आप लोग ना? n बराबर क्या होता है? n बाई जी। n बाई जी। तो देखो तो गिवन मास कितना दिया है? गिवन मास कितना दिया है? 20.4 दिया है। अब वॉल्यूम कितना दिया है? अच्छा 192 मिली जल में घुलाया जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है। क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये तुम लोग कर लोगे इसको। ठीक है, मोलारिटी निकालने के लिए बताए थे। 100 कितना है? 92 मिलीलीटर है। ठीक है, तो मोलारिटी बताना है। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर होगा 1.81। ठीक है, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो बहुत लंबा हो गया तो इस वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक इस बार क्लियर कर ले तो इसका सीधा सा उपाय है कि आप मॉडल पेपर डेली करिए, थ्योरी के साथ मॉडल पेपर। सिर्फ मॉडल पेपर से ही एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको थ्योरी की आवश्यकता होती है। थ्योरी तब क्लियर होगा ना जब आप जो होता है घर पे बैठ के पढ़ेंगे, और उसके बाद आप लोग मॉडल पेपर बनाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।